नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान और गुजरात में मिले डायनासोर के जीवाश्म के अलावा बुलेटिन में आज हम बात करेंगे साइंस सेतु की। इसके अलावा आज हम चर्चा करेंगे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदमों की। लेकिन सबसे पहले नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। भारत का दुनिया को सोलर अलायंस का तोहफा। गुड़गांव में हुआ सोलर अलायंस सेक्रेटेरिएट का उद्घाटन। गणतंत्र दिवस के मौके पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र से 8 लोगों के नामों की घोषणा। गुजरात के कच्छ में मिला डायनासोर का जीवाश्म। वैज्ञानिकों का दावा, और भी जीवाश्म मिलने के आसार। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विषय पर दिल्ली में साइंस सेतु सेमिनार का आयोजन। छात्रों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। धरती के बढ़ते तापमान का असर। वैज्ञानिकों ने 2015 को बताया सबसे गर्म साल। और खोज खबर में चर्चा भारत के सोलर एनर्जी के उपयोग पर बढ़ते कदम पर। और अब खबरें विस्तार से। ग्लोबल वार्मिंग आज पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए जरूरी है कि स्वच्छ ऊर्जा को अपनाया जाए। इसी दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए भारत ने पूरी दुनिया को सोलर एनर्जी के रूप में बड़ा तोहफा दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने मिलकर गुड़गांव में सोलर अलायंस सेक्रेटेरिएट का उद्घाटन किया। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार की ओर से अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करने और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। इसके तहत हाल ही में गुड़गांव में अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस के अंतरिम सचिवालय का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने 25 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस के अंतरिम सचिवालय का उद्घाटन किया। पेरिस में जब कॉन्फ्रेंस चल रही थी, 30 नवंबर को दुनिया के सभी राष्ट्रों के मुखिया उस समारोह में मौजूद थे और एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस इस नाम की संस्था का जन्म हुआ। ये सचिवालय दोनों देशों के बीच सौर ऊर्जा के जरिए स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस से उम्मीद है कि वो जलवायु परिवर्तन पर पेरिस में हुए सम्मेलन में तय किए गए सौर ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करने के लिए साल 2030 तक 1300 अरब डॉलर जुटाने में अहम भूमिका निभाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का मुख्यालय दिल्ली से सटे गुड़गांव के सौर ऊर्जा राष्ट्रीय संस्थान के परिसर में 5 एकड़ की जमीन पर बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस ऐसे 121 देशों का संगठन है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच आते हैं और जहां साल में 300 से भी ज्यादा दिनों तक धूप रहती है। ये विचार पिछले साल पेरिस में हुए जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की बैठक के दौरान भारत और फ्रांस की ओर से रखा गया था। उम्मीद है कि इस साल न्यूयॉर्क में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के समझौतों को लागू करने के लिए होने वाली अंतर्राष्ट्रीय बैठक के बाद 22 अप्रैल से अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस काम करने लगेगा। इसके जरिए सरकार का लक्ष्य साल 2022 तक सौर पैनलों से 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा करना है ताकि बिजली की भारी कमी को दूर किया जा सके। हर साल की तरह इस साल भी भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। पद्म पुरस्कारों के लिए विज्ञान समेत कई अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 112 लोगों के नामों की घोषणा कर दी गई है। इस सम्मान के लिए विज्ञान और इंजीनियरिंग वर्ग में 8 लोगों का चयन किया गया है, जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। हर वर्ष की तरह इस बार भी 67वें गणतंत्र दिवस का मौका खास रहा।
इस ऐतिहासिक मौके पर भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार 2016 की घोषणा की गई। इस बार 10 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 83 पद्मश्री पुरस्कारों के लिए 112 लोगों के नामों की घोषणा की गई है, जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए अलग अलग श्रेणियों में कुल 8 लोगों के नाम घोषित किए गए हैं। इस वर्ष के पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए कर्नाटक के डॉक्टर वासुदेव कुलकुंते आत्रे और पद्म विभूषण के लिए आंध्र प्रदेश के वेंकट रामाराव अल्ला के नामों का चयन किया गया है। वहीं पद्मश्री पुरस्कारों के रूप में दिल्ली के डॉक्टर सतीश कुमार, कर्नाटक के डॉक्टर एम अन्नादुरई, कर्नाटक के ही प्रोफेसर दीपांकर चैटर्जी, महाराष्ट्र के डॉक्टर जी.डी. यादव, मेघालय की प्रोफेसर वीणा टंडन और उत्तर प्रदेश के श्री ओमकार नाथ श्रीवास्तव को सम्मानित किया जाएगा। गौरतलब है कि हर वर्ष पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसके लिए चयनित लोगों को मार्च-अप्रैल के महीनों में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। भारत और जर्मनी की रिसर्च टीम ने गुजरात के कच्छ में डायनासोर के जीवाश्म को खोजने में सफलता हासिल की है। ये जीवाश्म करीब 16 अरब साल पुराने हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस जीवाश्म द्वारा डायनासोर की महत्वपूर्ण जानकारियां देखने को मिलेंगी। उन्नीसवीं सदी में डायनासोर के जीवाश्म मिलने से पहले तक हमारे लिए डायनासोर की दुनिया अनजान थी। विशाल जीवों की अनोखी दुनिया से जब हमारा परिचय हुआ तो हमने ये जाना कि हमारी धरती कितनी विविध और विशाल है। इसी क्रम में हाल ही में पुरातत्वविदों की एक टीम ने गुजरात में डायनासोर के जीवाश्म की खोज की है। कच्छ शहर की कास पहाड़ियों में पाए गए ये डायनासोर के जीवाश्म करीब 16 अरब साल पुराने हैं, जो कि सदी के अब तक के डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म हैं। पुरातत्वविदों की ये टीम पिछले 25 सालों से कच्छ में डायनासोर के जीवाश्म की खोज कर रही थी। उस समय डायनासोर जो कोस्टल एरियाज में रहते थे, वो डायनासोर्स के हमको फॉसिल्स यहाँ मिल रहे हैं जो पहले नहीं थे। एक बार 15 साल पहले हम लोगों ने कलेक्ट किया था, फिर बीच में ONGC ने कुछ डायनासोर्स को कलेक्ट किया था, फिर अभी नया हम लोगों को डायनासोर मिला है। इससे पहले गुजरात के नर्मदा घाटी के खेड़ा जिले में डायनासोर के 30 फीट लंबे जीवाश्म पाए गए थे, जिन्हें राजसोरस नर्मदेंसिस कहा गया। इसके अलावा गुजरात के बालासिनोर शहर में बड़ी तादाद में डायनासोर के अंडे पाए गए। इन्हीं कारणों से जीवाश्मों की खोज करने के लिए कच्छ खोजकर्ताओं के लिए हॉटस्पॉट है और गुजरात भारत में डायनासोर के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है। इसलिए जर्मनी और भारतीय पुरातत्वविदों की टीम ने गुजरात में अभी तक 150 भूगर्भीय जगहों का निरीक्षण किया है, जहां भविष्य में अभी और जीवाश्म मिलने की संभावना है। डायनासोर के प्रति लोगों में बढ़ते रुझान का ही नतीजा है कि डायनासोर के जीवाश्म लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। छात्रों की विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने और शोधकर्ताओं से उनकी दूरी को कम करने के उद्देश्य से दिल्ली के हिंदू कॉलेज में साइंस सेतु सेमिनार का आयोजन किया गया। इस बार इस सेमिनार का विषय DNA फिंगरप्रिंटिंग रहा, जिस पर जाने माने वैज्ञानिकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। वहीं सेमिनार में आयोजित पोस्टर और ऐसे कंपटीशन में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साथ ही पैनल डिस्कशन में अपने सवालों के साथ वैज्ञानिकों से रूबरू हुए। किसी शख्स की पहचान करनी हो या फिर उसके आनुवांशिक माता पिता के बारे में पता लगाना हो, DNA फिंगरप्रिंटिंग द्वारा आज सब कुछ आसान हो गया है।
यहाँ तक कि बड़े से बड़े अपराधों में भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर अपराधी का आसानी से पता लगाया जाता है। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके जरिए डीएनए की जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी कि आनुवांशिक जानकारियां इकट्ठी की जा सकती हैं। दरअसल ये सब संभव हो पाया है डीएनए की खोज के द्वारा, जिसे हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के रूप में जानते हैं। आज पूरी दुनिया में डीएनए संबंधी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। 1985 में यूनिवर्सिटी ऑफ लेकेस्टर के डॉक्टर एलेक जेफरी ने सबसे पहले इस तकनीक की खोज की थी, जिसके बाद आज मेडिकल रिसर्च, फोरेंसिक, एंथ्रोपोलॉजी और एग्रीकल्चर जैसे कई क्षेत्रों में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में ह्यूमन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बिल लाने की भी तैयारी की जा रही है, जिसके द्वारा डीएनए बैंक स्थापित किए जा सकेंगे। छात्रों में इसी विषय के प्रति रुचि बढ़ाने और जानकारी पहुंचाने के लिए दिल्ली के हिंदू कॉलेज में साइंस सेतु सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के 7 संस्थानों के साथ मिलकर किया। कार्यक्रम का शुभारंभ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सचिव प्रोफेसर के विजय राघवन द्वारा किया गया। We have moved from a situation where we were the products of evolution by natural selection on a canvas which was painted by natural selection, the canvas of life on Earth. Now humans have become those who wield the paintbrush. We are transforming the planet, and this is a very interesting situation. Some would say fraught with danger, some would say fraught with opportunity, but the fact of the matter is that many scientists think that we are in an era called the Anthropocene era, where we actually are affecting change on the planet. इस मौके पर सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद के पूर्व निदेशक डॉक्टर जे गौरीशंकर और एनआईआई के कंसल्टेंट एडवाइजर डॉक्टर एस नटेश ने अपने विचार प्रस्तुत किए। Workshops such as these serve several important purposes. Firstly, they bring to you the distilled expertise of leaders in niche areas of life sciences and biotechnology. Secondly, you get a very holistic view of thematic areas that are topical and significant and relevant to India. इस वर्कशॉप में आयोजित एसे और पोस्टर कंपटीशन का भी आयोजन किया गया, जिसमें विजयी छात्रों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे पहले भी अलग अलग विषयों पर साइंस सेतु सेमिनार का आयोजन किया जा चुका है। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य छात्रों और शोधकर्ताओं के बीच की दूरी को कम करना है, जिससे कि छात्रों की विज्ञान में रुचि बढ़े और वो इसमें अपने करियर बना सके। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए आज पूरी दुनिया में प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच साल 2015 को अब तक का सबसे गर्म साल घोषित किया गया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि पेड़ों के काटे जाने और जीवाश्म ईंधनों के ज्यादा प्रयोग से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि धरती के तापमान में वृद्धि हो रही है। दुनिया आज जिस सबसे बड़ी समस्या से निपटने को एकजुट हुई है वो है ग्लोबल वार्मिंग। धरती के लगातार बढ़ रहे तापमान से होने वाले खतरे से कोई भी देश अनजान नहीं है। इसका उदाहरण हमें प्राकृतिक आपदाओं के रूप में देखने को मिल रहा है। वैज्ञानिक भी इस विषय की गंभीरता को समझ रहे हैं। हाल ही में अमेरिका सरकारी एजेंसी के वैज्ञानिकों के एक अध्ययन के अनुसार साल 2015 बढ़ते तापमान के पिछले सभी रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए सबसे गर्म साल रहा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार 2014 में भूमि और समुद्री सतहों पर औसतन तापमान जहां 0.16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं 2015 में ये बढ़कर 0.90 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ऐसा चौथी बार हुआ है जब वैश्विक तापमान में ये बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
आमतौर पर इसकी बढ़त की वजह प्रशांत महासागर के प्राकृतिक तापमान चक्र एल नीनो को माना जाता रहा है, जिसकी वजह से 2 से 7 साल में समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि होती है। वहीं वैज्ञानिकों की माने तो लोगों द्वारा जीवाश्म ईंधन का बढ़ता प्रयोग इसकी बड़ी वजह है। गॉडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के वैज्ञानिक कॉम्पटन टकर के अनुसार एल नीनो फैक्टर को हटा भी दिया जाए तो भी साल 2015 अब तक का सबसे गर्म साल रहा है। 2015 would have been the warmest year on record without El Nino, but the occurrence of El Nino at the same time, starting in late 2015, pushed the global temperatures even slightly higher than they would have been. 15 of the past 16 years have been the warmest years on record. And when you see a run like this, this is not something which people can easily dismiss and say it isn't true. 15 out of 16 is a pretty good batting average. एल नीनो की वजह से तापमान में और भी वृद्धि दर्ज की गई। टकर और अन्य वैज्ञानिकों की माने तो धरती के बढ़ते तापमान में मौसम मुख्य वजह नहीं है, क्योंकि एल नीनो का असर 2015 के आखिर से शुरू होकर 2016 के अप्रैल महीने तक रहता है। साल 2015 में पेरिस में हुई 190 से अधिक देशों की जलवायु वार्ता में पर्यावरण की गंभीरता को समझते हुए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के प्रभाव को कम करने पर जोर दिया गया, जिससे भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से होने वाली प्राकृतिक आपदाओं को कम किया जा सके। अगर इस दिशा में कदम नहीं बढ़ाए गए तो आने वाले दिनों में इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे वापस विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। नमस्कार, मैं हूं राजेश बादल। नया कलेवर, नया अंदाज, राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश और दुनिया की वैज्ञानिक हलचलों पर चलिए नजर डालते हैं साइंस एक्सप्रेस में। भारत के दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत में 6 परमाणु रिएक्टर्स बनाए जाने की घोषणा की। फ्रांस की अरेवा कंपनी 1 साल के भीतर ये सभी परमाणु रिएक्टर्स लगाएगी। इसका नाम जैतापुर परियोजना होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन होगा। भारत के बर्डमैन को श्रद्धांजलि देते हुए पक्षी विज्ञानियों के एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने डॉक्टर सलीम अली के नाम पर खोजी गई नई प्रजाति का नाम रखा है। हिमालय के वनों में खोजी गई इस नई प्रजाति की चिड़िया का नाम जुथेरा सलीम अली रखा गया है। इस प्रजाति के पक्षी पूर्वोत्तर भारत और आसपास के इलाकों में पाए जाते हैं। भारत अमेरिका टीका कार्यक्रम के तहत नई दिल्ली में 27 जनवरी को प्रोफेसर वी रामलिंगस्वामी, प्रोफेसर फेडरिक सी रॉबिन्स व्याख्यान आयोजित किया गया। इसमें डॉक्टर गगनदीप कांग ने
मूविंग फॉरवर्ड्स, अंडरस्टैंडिंग बैकवर्ड्स, एक्सपेरिमेंटिंग विद ओरल पोलियो वैक्सीन्स इन इंडिया विषय पर लेक्चर दिया। तेजी से घटते प्राकृतिक संसाधनों के बीच सोलर एनर्जी को ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। गुजरात में एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क हो या फिर कोची का एयरपोर्ट, भारत सौर ऊर्जा के प्रयोग में लगातार कदम बढ़ा रहा है। अपने इस खास सेगमेंट खोज खबर में आज हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर और जानेंगे आने वाले समय में भारत की सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्या हैं योजनाएं। काफी लंबे समय से ये दुनिया कोयले और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन पर चल रही है। तेजी से खत्म होते जीवाश्म ईंधन के भंडारों और उनके जलने से पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए सौर ऊर्जा एक स्वच्छ और टिकाऊ विकल्प के रूप में उभर कर सामने आई है। भारत एक ऐसा भाग्यशाली देश है जहां साल में करीब 300 दिनों तक धूप खिली रहती है और बढ़ती आबादी की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए सौर ऊर्जा को बेहतर समाधान के रूप में देखा जा रहा है। अब तक देश में 4,429.36 मेगावाट क्षमता वाले ग्रिड स्थापित किए गए हैं, जबकि साल 2017 तक 10,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता वाले ग्रिड लगाए जाएंगे। इस तरह 2022 तक कुल 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य है। देश के ज्यादातर राज्यों ने सौर ऊर्जा की क्षमता हासिल कर ली है। खासकर आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सौर ऊर्जा पर काफी काम हुआ है। हाल के सालों में गुजरात का सोलर पार्क अपनी व्यापक परियोजनाओं और सौर ऊर्जा के दोहन के लिहाज से एशिया के सबसे बड़े सोलर पार्क हब के रूप में उभरा है। इसका एक और शानदार उदाहरण केरल का कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है। इन दिनों दुनिया में सबसे सस्ती सौर ऊर्जा मध्य प्रदेश में 5 रुपए प्रति यूनिट है। बेहतर सौर ऊर्जा तकनीक के लिए प्रतिबद्ध भारत इस क्षेत्र में दुनिया के देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। भारत में सौर ऊर्जा सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए रूस की ऊर्जा एजेंसी और भारत सौर ऊर्जा निगम ने हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत भारत में 2016 से 2022 के दौरान बड़े पैमाने पर फोटोवोल्टिक प्लांट लगाए जाएंगे। इसी तरह भारत और अमेरिका के सौर ऊर्जा अनुसंधान संस्थान भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान और अमेरिका की नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लैबोरेटरी के साझा नेतृत्व में सौर विद्युत तकनीक के विकास के लिए मौलिक शोध को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन सब के अलावा ऊर्जा मंत्रालय की ओर से देश के कई राज्यों में सोलर पार्क लगाने की योजना है। हर एक सौर परियोजना के तहत करीब 500 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। इस योजना के तहत सोलर पार्क की भारत सरकार की ओर से वित्तीय मदद दी जाएगी। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ते भारत में ऐसे कई कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे अक्षय ऊर्जा के लिए स्वच्छ तकनीक पर शोध के काम में तेजी आने की उम्मीद की जा रही है। तो उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। तो दीजिए अपने फीडबैक और सुझाव। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। इतना ही विज्ञान और तकनीक की ताज़ा हलचलों के साथ अगले हफ्ते एक बार फिर होंगे हाजिर, इसी वक्त इसी चैनल पर। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।